हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड्स, आज आईपीसी के लेक्चर में आज हम बात करेंगे साधारण अपवाद की, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं जनरल एक्सेप्शन। तो ये जो दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये बताया गया आपका 76 से लेके 106 तक बताया गया है, यानी कि इन सेक्शन में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कोई व्यक्ति है, एक सद्भावपूर्वक कोई कार्य कर रहा है, अगर उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो वहाँ पर उसको क्या मिलता है? बचाव मिलता है, यानी वो डिफेंस ले सकता है कि वो सद्भावपूर्वक कर रहा है, उचित सावधानी के साथ कर रहा है। इस प्रकार के कुछ साधारण अपवाद दिए गए हैं जो अपराध तो होते हैं लेकिन वहाँ पे बचाव दिया जाता है। तो चलिए यहाँ से डिस्कस करते हैं सेक्शन 76 से। तो यहाँ पर सेक्शन 76 क्या बोलता है? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य के भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो विधि द्वारा आबद्ध है वो कार्य करने के लिए, या फिर तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है, तब वह कार्य करता है। यदि आपके पास बेयरेक्ट है तो बेयरेक्ट ले लें, उससे आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं बेयरेक्ट से। जैसे कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य के भूल के कारण, किसके कारण? तथ्य के, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, वहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई ऐसा बचाव लेगा कि वो विधि की भूल थी, उसको पता नहीं था कि ये विधि में दंडनीय है, तो वहाँ पर उसको बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ पर भूल कैसी होनी चाहिए? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि विधि के भूल कारण। सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो, यहाँ पे क्या है? सद्भावपूर्वक वो कार्य कर रहा है, उसको विश्वास है कि उसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक दृष्टांत देखते हैं। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में, यानी कि कन्फर्मिटी, उसको कन्फर्म है अपने वरिष्ठ ऑफिसर के, यानी कि जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके आदेश से सैनिक जो है भीड़ पर गोली चलाता है। सैनिक कौन है? का। वो भीड़ पर गोली चलाता है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसको एग्जीक्यूट किया है। तो वहाँ पे जो भीड़ पर गोली चलाता है उसके लिए वो दंडनीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह विधि के समादेशों के अनुवर्तन में कार्य कर रहा है, उसको विधि द्वारा आबद्ध किया गया है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। उसके बाद जो 76 है उसके साथ हम पढ़ते हैं कि कौन सी धारा? 79। 79 क्या कहता है? 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत क्या होना चाहिए? विधि द्वारा न्यायानुमत, यानी जस्टिफाइड होना चाहिए विधि द्वारा। यह तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कार्य। अब यहाँ पर देखते हैं, ऊपर 76 में क्या था कि विधि द्वारा आबद्ध था, लेकिन यहाँ पे क्या है? विधि द्वारा न्यायानुमत है। यहाँ पे बेयरेक्ट में देखते हैं, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, या तथ्य के भूल के कारण। यहाँ पर भी क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया है। क्या है कि ए जो है जेड को क्या करता है? ऐसी हालत में देखता है कि ए को प्रतीत होता है कि वह हत्या कर रहा है, तथा सद्भावपूर्वक अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग लाते हुए जो विधि द्वारा हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए व्यक्तियों को दे रखी है, वह जेड को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए जेड को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कि वो प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ये कहाँ बताया गया है? सीआरपीसी में बताया गया है। जेड को गिरफ्तार कर लेता है और ए ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे बाद में पता चले कि जेड अपने आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। अर्थात
जो ए है वो क्या देखता है कि जेड को ऐसी हालत में देखता है कि वो हत्या कर रहा है, किसका, किसी अन्य व्यक्ति का। लेकिन वो गिरफ्तार जब कर लेता है तो उसको पता नहीं होता कि वो प्रतिरक्षा कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। यहाँ पे यदि इसने प्रतिरक्षा भी किया होगा ना, फिर भी इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत हुआ, यह विधि द्वारा न्यायानुमत है, उसको सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वो एक अपराधी है, वो हत्या कर रहा है, तो यहाँ पर वह दंडनीय नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 77, न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा, यानी कि जो कोई न्यायाधीश है वो अपने पद में रहते हुए कोई कार्य करता है, ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसे विधि द्वारा दी गई। अर्थात कोई जज है और वो क्या करता है, कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जिसके बारे में उसको सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसे विधि द्वारा दी गई है, तो वहाँ पर भी यह दंडनीय नहीं होगा, क्योंकि उसको सद्भावपूर्वक विश्वास है, भावनापूर्वक विश्वास है कि वह उस कार्य करने के लिए आबद्ध है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 78 कहता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तब यहाँ पर क्या है कि कोई न्यायालय आदेश देता है कोई किसी प्रकार का, तो वहाँ पर वो भी कोई कार्य कर देता है, तो वहाँ पर भी अपराध नहीं होगा। अर्थात कोई जल्लाद है, अब जल्लाद क्या करता है, न्यायालय के अनुसरण में कोई फांसी देता है, किसी को फांसी पर चढ़ाता है, तो वो अपराध नहीं होगा कि ये अपराधी नहीं बन जाए, क्योंकि उसने न्यायालय की जो निर्णय था उसके अनुसरण में कार्य किया है। तो यहाँ पर ये हो गया 78। उसके बाद विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना। यहाँ पे सेक्शन 80 क्या बताता है कि जो एक्सीडेंट हो जाते हैं कैसे, विधिपूर्ण कार्य करने में, तो वहाँ पे क्या होगा देखते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो या किसी आपराधिक आशय व ज्ञान के बिना किया गया हो, या विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा या उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना किया जा रहा है और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया जा रहा है, और ये क्या है, दुर्घटना दुर्भाग्य। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो गई है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है जो किसी बिल्डिंग को गिरा रहा है और पूर्व चेतावनी दे देता है, यहाँ पोस्टर लगा देता है कि यहाँ पे बिल्डिंग गिराई जा रही है और कोई यहाँ से ना निकले। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक नीचे से एक व्यक्ति जा रहा था, उसके ऊपर क्या गिरा, एक पत्थर का टुकड़ा गिरा बड़ा सा, वह क्या होता है, मर जाता है। तो यहाँ पर ये दंडनीय नहीं होगा, क्योंकि वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, वहाँ पे दुर्घटना होगी, क्योंकि उसने उचित क्या किया था, पूर्व चेतावनी दे दी थी, आपराधिक आशय उसका नहीं था, उसके ज्ञान के बिना हुआ है ऐसी दुर्घटना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नाम का जो व्यक्ति है वो क्या होगा, दंडनीय नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 81 क्या कहता है, कार्य जिससे अपहान कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण के लिए किया गया हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आगे देखते हैं। इसमें डायरेक्ट हिसाब से कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि जिससे अपहानि होना संभाव्य है, यानी कि उसको पता है, वो जानता है, उसको ज्ञान है कि इससे अपहानि होना संभाव्य है, संभावना है किसी अपमाहानि की, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना, यानी कि उसका जो कार्य कर रहा है, कोई अपहानि कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके आपराधिक आशय के बिना किया जा रहा है और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि के निवारण के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो, तो वहाँ पर वह दंडनीय नहीं होगा। यानी कि जो अपहानि कर रहा है वो किसी अन्य अपहानि को, बड़ी अपहानि को रोकने के लिए सद्भावपूर्वक कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा,
वो दंडनीय नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो धारा 81 है वो किस पे बात करता है? आवश्यकता के सिद्धांत पर। आवश्यकता का सिद्धांत इसी धारा में प्रतिपादित किया गया था। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित करना आवश्यक होता है तो उसे आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, और वहाँ पे वह दंडनीय नहीं होगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट केस है, जैसे डडले बनाम स्टीफेंस एंड विजय नाम बिहार वर्सेस बिहार राज्य। तो यहाँ पर वो हो गया आपका आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेक्शन 81 यानी कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभावित यानी कि संभावना है कि तो वो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि को रोकने के लिए किया जा रहा है। यानी कि कोई बड़ी हानि। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कई घर जुड़े हुए हैं, एक साथ बने हुए हैं, और किसी बीच वाले घर में आग लग जाती है तो उसको वो आग कहीं और ना फैल जाए इसलिए उस घर को गिरा दिया जाता है। तो वहाँ पर जो संपत्ति होती है उसका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अन्य घर को बचाना चाहता था, इसलिए बीच वाले घर को उसने गिरा दिया है। तो यहाँ पर ये हुआ आपका सेक्शन 81। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 82। सेक्शन 82 क्या बात करता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कार्य अपराध नहीं है। अर्थात कोई 7 वर्ष से कम का शिशु है, वो किसी की हत्या कर देता है, कुछ भी कर देता है, चाकू लेके जाता है, मार देता है किसी को, तो वो अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 7 वर्ष से कम आयु का है और लॉ ऐसा मानता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं था इसको समझने के लिए या उसके प्रभाव को समझने के लिए, जो उसमें उसका परिणाम होगा उसको समझने के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं था। अब यहाँ पर एक मैक्सिम है, डॉली इन कैपेक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डीम्ड इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम और टॉर्ट। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है। इसके लिए वो कैपेबल नहीं होता, किसके लिए? कि वो समझने के लिए कि उस जो कर रहा है वो क्राइम है या नहीं है, उसका आशय नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 83। सेक्शन 83 क्या बात करता है? 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के व्यक्ति द्वारा। यहाँ पर क्या हुआ कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 से 12 वर्ष के अपरिपक्व समझ के शिशु के द्वारा यह अपने आचरण की प्रकृति या परिणामों का निर्णय ना कर सके। अर्थात यहाँ पर क्या बात किया गया, ऊपर 7 वर्ष से कम आयु को बोला गया है, लेकिन यहाँ पे क्या बात किया गया, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के, यानी कि जो सोचने समझने के लिए कैपेबल नहीं है। यानी कि यदि 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के बालक कोई है, वो समझने लायक है, वो समझदार है, तो वहाँ पर उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? अपरिपक्व समझ के। यहाँ पे मेन क्या है? अपरिपक्व समझ। और क्या है? 7 वर्ष से 12 वर्ष और अपने आचरण की प्रकृति परिणामों का निर्णय ना कर सके, ऐसे बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वहाँ पर वह दंडनीय नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 84। सेक्शन 84 क्या बात करता है? विकृत व्यक्ति का कार्य, यानी कि कोई पागल व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कोई कार्य है तो वह अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो सोचने समझने लायक नहीं है, वो कुछ भी कर देता है जाके, तो वहाँ पे वो दंडनीय नहीं किया जाएगा। इस धारा में एक केस था मैकनॉटन नियम, इसमें रूल था मैकनॉटन नियम का, जिसमें विधिक विकृतता के आधार पर बचाव दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था। उसके बाद है सेक्शन 85। क्या बात करता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। अर्थात कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है, कब? जब वह मत्तता में हो। उसके इच्छा के विरुद्ध क्या हो रहा है? मत्तता हो रहा है, यानी कि नशे में है, तो वहाँ पे क्या हुआ? वो निर्णय पे पहुँचने में असमर्थ है। और यहाँ पे देखते हैं कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है
जो उसे करते समय मत्तता में होने के कारण यानी कि नशे में होने के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह जो कुछ कर रहा है वो विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। अर्थात वह उसे यह नहीं पता कि वह जो कर रहा है वो विधि के प्रतिकूल है या उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वह नशे में है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह दंडित नहीं किया जाएगा। जिससे उसकी मत्तता हुई थी, यानी कि जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी या मत्तता वाली कोई चीज हो गई। उसके बाद है सेक्शन 86। सेक्शन 86 में क्या बात करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय और ज्ञान का होना अपेक्षित है। यदि किसी व्यक्ति की उसकी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में नहीं किया गया है, अर्थात वह स्वयं अपने ज्ञान पर यानी कि मत्तता में होने का से अपराध कार्य करता है, उसे इस धारा में बचाव नहीं मिलेगा। अर्थात कोई नशे में है और उसका कोई विशेष आशय ज्ञान है कोई अपराध कारित करने का, तो वहाँ पर इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका क्या है, एक आशय, विशेष आशय और ज्ञान है उसमें कि वह नशा करे और जाके कोई मर्डर कर दे, चोरी कर दे, कुछ भी कर दे, तो यहाँ पर वह दंडित होगा। तो यहाँ पर उसका बचाव नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 87। सेक्शन 87 क्या बात करता है, सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। यानी कि कोई सहमति से कोई कार्य कर रहा है जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, तो यहाँ पर सम्मति उसी से लिया जाएगा जो 18 वर्ष से ऊपर का हो और स्वस्थ चित्त हो। यानी कि जो 18 वर्ष से कम के किसी भी बालक के या व्यक्ति से सम्मति नहीं लिया जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ऊपर 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए और स्वस्थ चित्त, यानी कि उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक दृष्टांत है, देखते हैं। ए और बी खेल रहे हैं, खेल के लिए सहमत होते हैं, लेकिन खेलते समय घोर उपाधिकारी हो जाती है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अपराध के लिए दंडनीय नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों की सहमति थी और वहाँ पे क्या हो गया, घोर उपाधि होगी। सद्भाव पूर्वक ऐसा तो था नहीं कि उनको मारा जाए या फिर घोर उपाधि की जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, घोर उपाधिकारी हो जाती है, तो यहाँ पर उसको बचाव मिलेगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 88। सेक्शन 88 क्या बात करता है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। यानी कि कोई व्यक्ति है वो सहमति से किसी के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसके आशय से, कि मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अपहान के कारण नहीं है जो उस बात को करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की जाए और सम्मति के साथ, तो वह अपराध नहीं है। यानी कि सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जा रहा है और सहमति के साथ किया जा रहा है, तो वहाँ पर वह अपराध नहीं है। उसके बाद दृष्टांत देखते हैं। एक डॉक्टर है जो शल्य क्रिया करता है। शल्य क्रिया करने का मतलब जो सर्जरी करता है, वो पहले सम्मति ले लेता है कि सद्भावपूर्वक किसी मरीज के फायदे के लिए काम करता है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे बचाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है और वो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, किसी मरीज की जान बचाने के लिए कर रहा है और सहमति से कर रहा है, तो यहाँ पर वह उसको बचाव मिलेगा। डॉक्टरों को जो बचाव मिलता है, यानी कि ऑपरेशन वगैरह करते हैं और मर जाती है मरीज, तो वहाँ पर डॉक्टर को कहाँ से बचाव मिलता है, सेक्शन 88 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 89। सेक्शन 89 क्या बात करता है, संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। यानी कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के
फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की जाती है या उसके संरक्षण के भार साधक व्यक्ति की सहमति से की जाए तो कोई अपहानि हो जाए तो वह अपराध नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया है, कोई 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है या कोई विकृत यानी पागल व्यक्ति है या तो वहाँ पर उसके फायदे के लिए क्या किया जा रहा है, सद्भावपूर्वक और उसके संरक्षक और भार साधक व्यक्ति के सहमति से कोई कार्य किया जा रहा है। तो वहाँ पर अगर कोई अपहानि हो जाती है, कोई चोट कायित हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, वह अपराध नहीं है, वहाँ पर वो दंडित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रोवाइजो दिया गया है यानी कि परंतु। तो यहाँ पर देखते हैं जो परंतु दिया गया है, फर्स्ट क्या है कि इस अपवाद का विस्तार साह से मृत्यु कारित करने और मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा। यानी कि साह से कोई मृत्यु कारित कर दे या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है तो वहाँ पर इस धारा को लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको बचाव नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या है, यदि वह जानता था कि किसी रोग के उपचार करने पर मृत्यु या घोर उपाधि होना संभाव्य है, वहाँ पर इसका विस्तार नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोलता है, दूसरा कह रहा है कि यदि कोई डॉक्टर है, अब वह जानता है कि किसी रोग का उपचार करेगा तो हो सकता है वहाँ पर मृत्यु हो जाए या घोर उपाधि कारित हो जाए, तो यहाँ पर इस धारा का विस्तार नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर उसको बचाव मिलेगा। उसके बाद देखते हैं स्वेच्छा घोर उपाधि, ये घोर उपाधि का प्रयत्न करने पर नहीं होगा जब तक कि वो घोर उपाधि या अंग सहतील से मुक्त करने के प्रयोजन से ना की गई हो। यानी कोई स्वेच्छा घोर उपाधि या घोर उपाधि करने का प्रयत्न करता है और कब करता है कि अंग सहतील से मुक्ति के प्रयोजन से नहीं की गई है तो यहाँ पर क्या होगा, वह दंडित किया जाएगा। चौथा क्या है, इसी अपराध के दुष्प्रेरण पर इस धारा का विस्तार नहीं होगा, यानी कि जो उपरोक्त बताए गए हैं अपराध उनकी दुष्प्रेरण पर भी बचाव नहीं मिलेगा। उसके बाद एक दृष्टांत है, दृष्टांत देखते हैं क्या कहता है कि का सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना क्या करता है, ये संभाव्य जानते हुए कि शल्य कर्म से शिशु की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। तो काय का उद्देश्य क्या है, शिशु को रोगमुक्त कराना था, तो इसलिए वह अपवाद के अंतर्गत आता है, अर्थात उसको बचाव मिलेगा। उसको आशय क्या था कि मृत्यु कारित हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको बचाव नहीं मिलेगा, उसको वह दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 90 क्या बात करता है कि सम्मति से जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वो भय या भ्रम के अधीन दी गई है, यदि वह किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन क्या किया है, क्षति के अधीन या भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन कोई सम्मति प्राप्त की है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भ्रम या भय के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, यानी कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको पता है यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सम्मति जो दी गई है वो किसी भ्रम के कारण या भय के अधीन दी गई है, तो वहाँ पर ऐसी सम्मति किसी विकृत या मतता के कारण या 12 वर्ष से कम आयु के शिशु ने दी है, तो ऐसी सम्मति वैध नहीं है और वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा जो वह कार्य कर रहा है। अर्थात उस व्यक्ति को पता है कि वो भ्रम के कारण दी गई है, विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सम्मति किसी विकृत व्यक्ति द्वारा की गई या मतता के कारण या 12 वर्ष से कम आयु के शिशु ने दी है, तो यहाँ पर यह सम्मति वैध नहीं होगी और वह व्यक्ति क्या होगा, दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर 91 देखते हैं, इसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना ही स्वतः अपराध है, यानी कि कुछ ऐसे कार्यों का अपवर्जन है जो अपहानि कारित किए बिना ही स्वतः अपराध हो जाएगा। अब यहाँ पे धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, अर्थात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सम्मति देने पर भी दंडनीय होता है, यानी कि सम्मति दे भी दी जाए ना,
फिर भी वहाँ पे वह दंडनीय होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। गर्भपात कारित करना, अब गर्भपात कर देना, मिसकैरेज कर देना, तो वहाँ पर इसकी सहमति होगी भी अगर स्त्री की, फिर भी यह दंडनीय होगा, क्योंकि आईपीसी सेक्शन 312 से लेके 318 तक में बताया गया है, गर्भपात से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि कोई गर्भपात करवाता है या स्त्री स्वयं करवाती है तो वहाँ पर वह दंडित की जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा अपराध जिसके लिए अलग से दंड का प्रावधान है, इसलिए यदि उस स्त्री की सम्मति भी हो तो यह धारा ऐसे कार्यों का बचाव नहीं देती है। यानी कि मिसकैरेज कराने एक अपराध है और उसके लिए अलग से प्रोविज़न दिए गए हैं आईपीसी में, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो दंडित होगा, वहाँ पे इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। उसके बाद है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है 92 में सहमति के बिना कर रहा है कोई कार्य और उसकी फ़ायदे के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, सम्मति के बिना हो गया और किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कर रहा है वह कार्य। तो कोई कार्य करते समय यदि कोई अपहानि हो जाती है तो वहाँ पर अपराध नहीं होगा, यहाँ पे उसको बचाव मिलेगा। परंतु कुछ अपवाद हैं यहाँ पे, जैसे है कि इस अपवाद का विस्तार साहस और मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा, अर्थात कोई साहस या मृत्यु कार्य करने का कार्य कर रहा है या मृत्यु कार्य करने के प्रयत्न का कार्य कर रहा है तो वहाँ पर ये इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा है, यदि वह जानता था कि किसी रोग के उपचार के करने पर मृत्यु घोरोपति होना संभाव्य है तो वहाँ इसका विस्तार नहीं होगा। यानी कि उसको पता है कि रोग के उपचार करने पर मृत्यु घोरोपति हो जाएगी या होना संभाव्य है, तो वहाँ पे इसका विस्तार नहीं होगा, यहाँ पे बचाव नहीं मिलेगा। उसके बाद है थर्ड क्या है, स्वेच्छा घोर उपाधि या घोर उपाधि के प्रयत्न करने पर नहीं होगा। यानी कि कोई स्वेच्छा घोर उपाधि कर रहा है या घोर उपाधि करने का प्रयत्न कर रहा है तो इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। कब तक, जब तक कि वह घोर उपाधि या अंग शिथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से ना की गई हो। यानी कि उसको जो घोर उपाधि या अंग शिथिल हुआ है उसको रोग के उपचार के लिए ना की गई हो, तब तक क्या होगा, इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। उसके बाद है फोर्थ, ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण का, यानी कि उपरोक्त में जो अपराध बताए गए हैं तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है तो वहाँ पर भी उसका बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत है कि या को एक बाघ उठा ले जाता है, तो यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु बाघ का वध करने के आशय से सद्भावपूर्वक या के फायदे के लिए का उस पर क्या करता है, गोली चलाता है। यानी कि जो का है वो बाघ पर गोली चलाता है सद्भावपूर्वक कि या को बचा लिया जाए, तो यहाँ पर गोली या को लग जाती है तो, और यहाँ पर क्या हुआ कि या मर जाता है, तो का यहाँ पर किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि हो सकता है वो उसको बचा ले, बाघ को मारना चाहता था और या को बचाना चाहता था, तो यहाँ पर क्या हुआ, वह दंडित नहीं होगा। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल है कि एक शिशु जो छत से गिर जाता है और पास में एक डॉक्टर जो कहता है यदि उसका इलाज तुरंत नहीं किया गया संभाव्य है कि वह मर जाए, तब क्या हुआ, सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए उस शिशु का इलाज करता है। यदि उस शिशु की मृत्यु कारित हो जाए तो वहाँ पर यह डॉक्टर अपराध नहीं किया है, यानी कि उसको इस धारा का बचाव मिलेगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, धारा 88, 89 और 92 के भीतर जो फायदे की बात की गई है, यानी कि जो फायदा की बात की गई थी किसमें, धारा 88 और 89 और 92 में, तो वहाँ पर कैसे फ़ायदा होना चाहिए, धन संबंधी नहीं होना चाहिए फ़ायदा, इसमें सिर्फ शारीरिक फ़ायदा ही शामिल होगा, इसके अलावा कोई फ़ायदा शामिल नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 93 क्या बात करता है, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। यानी कि यदि किसी के फायदे के लिए कोई संसूचना दी जाती है जिसके कारण कोई अपहानि हो जाए तो वहाँ पर वह अपराध नहीं होगा, यानी उसको दंडित नहीं किया जाएगा, इस धारा का बचाव उसको मिलेगा। यहाँ पर एक दृष्टांत के जरिए समझते हैं। एक डॉक्टर जो कि एक रोगी को उसके बीमारी के बारे में सद्भावपूर्वक सूचित करता है
यदि उसका इलाज नहीं हुआ तो वो 1 महीने के भीतर मर जाएगा या जीवित नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वो मरीज क्या हुआ कि वह यह सब सुनकर उसको हार्ट अटैक आता है, तुरंत मर जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसको उसके जो रोग हुआ है उसके बारे में बता रहा था, सद्भावपूर्वक संसूचना दे रहा था, और उसको वह हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर दंडित नहीं किया जाएगा, इस धारा का बचाव डॉक्टर को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 94। सेक्शन 94 क्या बात करता है? वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, यानी कि हत्या मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं, यानी कि जो हत्या है और मृत्यु से दंडनीय है उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध अपराध हैं उनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, जिसको उसे इस बात की आशंका कारित हो कि कोई उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। अर्थात हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को इस धारा में बचाव नहीं मिलेगा। यानी कि धमकियों द्वारा कोई कहता है कि जाके हत्या कर दो, किसी की मृत्यु कारित कर दो, तो यह राज्य के विरुद्ध अपराध है, तो यहाँ पर इसका बचाव नहीं मिलेगा और अन्य अपराधों में इसका बचाव मिलेगा। उसके बाद स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि यदि व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए, सील यानी कि उसके कैरेक्टर को जानते हुए सम्मिलित होता है, तो इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है? डाकुओं की टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा कोई किसी अपराध को करने के लिए विवश करता है तो इस धारा का बचाव ले सकेगा। यानी कि कोई किसी व्यक्ति को डाकुओं की टोली में अपगृहित या तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा किसी अपराध को करने के लिए विवश कर देता है तो वहाँ पर यह इस धारा का बचाव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लोहार को गृह के द्वार को तोड़ने के लिए विवश किया जाता है तो वहाँ पर वह लोहार इस धारा का बचाव ले सकेगा, क्योंकि उसको धमकी दी गई थी कि वह अगर नहीं तोड़ेगा द्वार तो उसको मार दिया जाएगा या कोई अन्य धमकी दी गई थी। उसके बाद है तुच्छ अपमान कारित करने वाला कार्य, यानी कि क्या है कि जो तुच्छ से अपहानी है उसको कारित करने वाला जो कोई कार्य है तो उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई सीढ़ियों से जाते वक्त किसी को धक्का लग जाता है तो उसके लिए केस फाइल नहीं कर सकता। पानी की बोतल खरीदते वक्त पता चलता है कि वो गर्म पानी है तो इसके लिए कुछ केस नहीं लगा सकता। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे कार्य होते हैं जो गलत होते हैं, फिर भी उनके लिए केस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया सेक्शन 95 में तुच्छ अपहानी के लिए। तो ये थे हमारे आज का सेक्शन 95 तक के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।